सो क्वेश्चन लिखते हैं, अभी नॉस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है. प्लीज राइट डाउन. इट हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट इज कैलकुलेट द, और उसने बताना नहीं है कि ये नॉस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको खुद से आइडिया लगाना पड़ेगा. कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड dipped in 0.1 molar solution of silver nitrate. एंड और हमें ये चीज दे रखी है. तो पहले फर्स्ट पार्ट ही हमने लिखा, उसको सॉल्व करते हैं. तो मुझे बताओ कि गिवन क्या है. मान्या, क्या गिवन है हमको? ये रिडक्शन गिवन है. रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और ये स्टैंडर्ड वाली गिवन है. ठीक है, हमको पूछी क्या स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन जब 1 मोलर रही होगी सिल्वर के आयंस की, उस टाइम इतना था और टेम्परेचर 298. अब वो सिचुएशन क्या है कि सिल्वर की जो इलेक्ट्रोड है दैट इज डिप्ड इन सिल्वर आयंस, बट वो कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, 0.1 कर दिया. तो नेचुरली पोटेंशियल चेंज होगा. वी नो दैट कंसंट्रेशन के चेंज होने से पोटेंशियल चेंज होती है. और रिलेशनशिप क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखते हैं हम. पिया, जब हमको नॉस लगानी है रिएक्शन हम किस फॉर्म में लिखते हैं? रिडक्शन की फॉर्म में हम रिएक्शन लिखते हैं. इसका हम कैसे लिखेंगे? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इक्वेशन लगाते टाइम रिडक्शन में रिएक्शन लिखना है. तो प्रोडक्ट क्या है? प्योर सिल्वर की कंसंट्रेशन जो कि 1 होगी अपॉन सिल्वर आयंस. बस सिंपल है. तो बहुत पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाली तुमको दे रखी है, 0.8 है. जशन एन की वैल्यू कितनी होगी? एन क्या होता है और कितनी वैल्यू होगी? यस, 1 होगी एन की वैल्यू. कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? लॉग 1 अपॉन 0.1. ठीक है, अब सॉल्व करो जरा इसे फटाफट. 1 सेकेंड लगेगा और मुझे आंसर बताओ. 0.1 है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके? 10. लॉग 10 कितना होता है पिया? 1. यस, तो आपका ये बनेगा. इतना तो समझ आने लग गया ना अब? तो माइनस कर लो, आंसर देख लो क्या आ रहा है. बताओ मुझे सब्ट्रैक्शन करके आंसर क्या आ रहा है. 0.7409 वोल्ट है. देखो आ रहा है इतना. ठीक है, तो सिंपल है ये. तो सबका हो गया. कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना मेरे से. अब मैं सेकंड पार्ट पे आ रही हूँ. इसी क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है, लेट्स सी. बी पार्ट है एट व्हाट concentration of silver ions. पीयूष बेटा, कुछ ना समझ में आया तो बीच में पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम. At what concentration of silver ions will the electrode potential have potential 0 वोल्ट. ये दिया हुआ है. अब मुझे बताओ कि क्या गिवन है और कैसे करोगे. उसी का पार्ट है बी पार्ट. सिचुएशन सेम है. सिल्वर का इलेक्ट्रोड सिल्वर की आयंस के प्रेजेंस में है. ठीक है, इमेजिन करना, साथ साथ पिक्चर बनाओगे माइंड में तो जल्दी समझ में आएंगी चीजें. ये सिचुएशन है. तो क्या पूछ रहा है? एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन
तो इसमें हमको सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी है। विल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैव पोटेंशियल इतना, क्या मतलब है इसका? वो पूछ रहा है कि कितनी कंसंट्रेशन पे जो पोटेंशियल है इस सेटअप की वो 0 वोल्ट हो जाएगी। आर यू गेटिंग? मतलब ऑपोजिट क्वेश्चन है। यूजुअली हमें क्या दिया होता है, यूजुअली हमें जैसे कंसंट्रेशन दे रखी होती है आयंस की चेंज्ड वाली, और हमको पोटेंशियल निकालना होता है। जैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला कि कंसंट्रेशन जब 0.1 होगी तो पोटेंशियल इतनी आई, स्टैंडर्ड इतनी थी या इतनी आई। अब ये पूछ रहा है कितनी कंसंट्रेशन रखें कि पोटेंशियल 0 वोल्ट आ जाए। समझ गए मेरी बात? तो रिडक्शन की फॉर्म में हमको पता, इक्वेशन तो नॉन्स्टी यूज होनी है। आप ये आदत ही डालो कि एक बार प्रोडक्ट लिख के बाद में अगले स्टेप में वैल्यू 1 पुट करनी है इफ इट इज प्योर सॉलिड। अब देखो बेटा, ई की वैल्यू तुमको दे रखी है कि 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। नेचुरली 0 कौन सी हो गई? जो गिवन कंसंट्रेशन थी। स्टैंडर्ड तो चेंज नहीं होनी, स्टैंडर्ड तो फिक्स है इसकी ये वाली, क्योंकि स्टैंडर्ड तो हम मानते ही उसको हैं जब कंसंट्रेशन 1 रखी होगी तो उसकी कितनी होगी, N1 है। अब ये प्योर सॉलिड 1, अब कंसंट्रेशन हमको निकालनी है यहाँ पे, तो लेट इट बी x। इसको मैं मान लेती हूँ कि मेरी कंसंट्रेशन x है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब x निकालना है, कैलकुलेशन है सारी, बाकी कंसेप्ट तो तुमको समझा ही दिया, मैं कैलकुलेशन करना बता देती हूँ। एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग पिछले लेक्चर में समझाया भी था, बट इसमें नेगेटिव का देखना है, तो एक बार मैं बता देती हूँ कैसे करना है। अब क्या करेंगे, लेट्स सी, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो समझ गए ना क्या किया मैंने, इधर चला गया। अब तुम लोग क्या करो, log 1/x की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे कितनी आएगी। log 1/x, अच्छा एक बात बताओ, इसको डिवाइड करना जरा बताना मुझे कितना आ रहा है। अभी टाइम कम है तो कैलकुलेटर से करके बता दो, आदत नहीं डालनी, बार बार समझाती हूँ। पॉइंट ए डिवाइडेड बाय 0.0591, 13.536। ये ना 3-4 तक लिख लिया करो, ठीक है। जशन डे गड़बड़ किया है बेटा। अच्छा 1/x को x⁻⁻1 लिख सकते हैं ना, सिंपल स्टेप्स हैं मैथ्स के, कुछ भी नहीं है। और तुमको बताया हुआ है। निखिलेश अक्षित कहाँ है? उसको मैसेज करके बोल ज्वाइन करे, लेट ना किया करे, फिर ऐसे समझ नहीं आता कुछ। अच्छा एक फॉर्मूला बताया था m⁻n, क्या होता है, n log m, तो -1 log x बन जाएगा। तो -1 उधर ले जाओ, देखो यहाँ तक हो गया होगा सबका। आगे बात समझ में यहाँ तक कैसे किया? अब यस मैम। हमको x निकालना है, तो मैंने बताया था तुमको log इधर जाके एंटी लॉग बन जाता है। तो हमको एंटी लॉग देखना है इसका, ठीक है। और बात वो तो है ही, तुमको दिया रहेगा फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, बोर्ड में यूजुअली दिया होता है। तो कंपटीशन एग्जाम्स में आइडिया कैसे लगाना होता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो दिया होगा ना लॉग टेबल अलाउड होता है। पॉजिटिव वाले का एंटी लॉग तुमको लास्ट लेक्चर में समझाया था, नेगेटिव वाले का देख लो, इसकी एक अलग टेक्निक है, प्लीज फोकस। क्या करेंगे बेटा, जब भी माइनस वाला होता है ना तो इसको एक अलग फॉर्म में बना लेते हैं। कैसे? पॉइंट से पहले जो होगा ना उससे एक इंक्रीज कर लो, 13 से एक इंक्रीज किया 14, तो ऐसे लिखो इसको -14 प्लस। अब तुम क्या करो, पॉइंट के बाद जो चीज है उसको 1 से माइनस कर दो, सिंपल 1 से।
1 माइनस 0.5363, 1 माइनस 0.5363, ये आ रहा है 0.4637। एक फॉर्म में चेंज करना होता है। ट्रिक क्या है, जब भी माइनस वाले का एंटी लॉग करना है, जो पॉइंट से लेफ्ट वाली साइड है एक बढ़ा के उसको नेगेटिव लगा के लिख लेते हैं, और पॉइंट के बाद जो आ रहा है वो 1 में से उसको नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करके, जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हो वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना चीज़। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को क्या है, अपनी कॉपी में जैसे नोट्स बनाते हो तो आप हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी लिख सकते हो कि पॉइंट से लेफ्ट वाली साइड को 1 बढ़ाना है और जो बचा उसको 1 से माइनस करना है। ये क्यों लिख लेना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो हम फिर भूल जाते हैं कि क्या क्लास में डिस्कशन हुआ था, इसीलिए बता रही हूँ। अब क्या करें? अच्छा, अब इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, यहाँ पे ध्यान दो। मान लो मैं तुमसे पूछूं log 10⁻⁻14 का आंसर बताओ। इसको भूल जाओ, इसका आंसर क्या होगा? -14। -14। ठीक है, -14। यस। इसका मतलब -14 को हम लोग log 10⁻14 भी लिख सकते हैं। समझ गए ना? -14 आंसर आ रहा है इस चीज का, तो मैंने -14 को log 10⁻14 से रिप्लेस कर दिया। प्लस अब ये उस दिन टेबल बनवाया था, आपको बनवाया था ना, log 10, log 2.3, log 3 आ रहा था 0.477। तो ये उसके क्लोज है, थोड़ा सा कम होगा, मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन मान लो log 3 लिख देती हूँ, एक्चुअली 2.8 समथिंग आता है, क्योंकि उसमें तो ऑप्शंस होते हैं ना, पता चल जाएगा। तो log 3.47 है, तो मेरा 0.46 है, तो उसकी जगह मान लो मैंने log 3 लिख लिया। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? log m इंटू एन क्या बताया था? log m प्लस log n। तो ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ। बन गई बात। log एंटी लॉग कट गया, आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁻14। दिस इज अवर x वैल्यू। एक्चुअली ये 2 पॉइंट एक्चुअल आंसर बताऊं मैं तो इतना आता है, बिल्कुल एक्यूरेशन हम कैलकुलेटर से करें तो। बट देख लो तुम क्लोज ही है, तो ऑप्शंस में से तो तुम इजीली निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सिल्वर आयंस की इतनी कंसंट्रेशन पे तुमको 0 पोटेंशियल मिलेगा, जो हमारा क्वेश्चन था। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? Yes, ma'am. Clear. प्लीज एवरीवन रिप्लाई। आपको रोज बोलती हूँ, फिर देखो नहीं तो वीडियो ऑन करवाना मैम? शुरू कर दूंगी। हाँ जी मैम, लास्ट इक्वेशन में रिएक्शन कोएफिशिएंट कौन से रिएक्शन का आता होता है? सेल रिएक्शन जो होता है। रिएक्शन, हाँ बिल्कुल, सेल रिएक्शन का ही रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा। तो इसमें Ag प्लस रिडक्शन वाला दिखाएंगे हम, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ag मेटल। बिल्कुल वही, देखो वही यूज किया है मैंने शुरू में। ये देखो रिएक्शन कोएफिशिएंट जो हमको लिखना होता है, क्या होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है ना, तो रिडक्शन वाले का ही लिखते हैं। वही चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज हो जाती है इफ योर सिचुएशन इज ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू मैम। ओके। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, दोनों टाइप के आ सकते हैं, दोनों में नर्स लगेगी। जहाँ तो पोटेंशियल निकालनी होगी अंडर द चेंज कंडीशन, या पोटेंशियल देगा आयंस के कंसंट्रेशन निकालनी होगी। बाकी तो बेटा कंसेप्ट तो बहुत आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेशंस का ही है इसमें, बाकी कुछ है नहीं। अब एक चीज और करते हैं आप, हेडिंग लिखना, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक गिब्स फ्री एनर्जी तुम लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में +1 में, थोड़ा सा वो यूज होनी है। जिनको नहीं भी आता, कुछ इतना नहीं है कि वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, जस्ट थोड़ा आइडिया भी है आपको तो चल जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दूसरा नाम है ना बेटा गैल्वेनिक सेल, एक ही बात है। तो इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या है तुम्हारा? जो सेल है तुम्हारा वो एक सिस्टम है। जो हमने वो सेल सा डेनियल सेल की एग्जांपल ली थी, इधर जिंक सेटअप इधर कॉपर सेटअप,
तो तुम्हारे सेल ने कुछ काम किया है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या इसने काम किया, काम करके इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी, है ना। तो जब भी काम होता है तो मैंने तुमको ये बताया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, तो वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जिसको हमने डिवाइस की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिया। और ऐसे केसेस में जो तुम्हारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो नेगेटिव है, वो डिक्रीज करती है। गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। तो इस सिस्टम ने काम किया है तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। इसकी डिटेल वगैरह देखनी है तो तुम थर्मो को कंसल्ट कर लेना, अदरवाइज इलेक्ट्रो में अभी हमारा बस इतना काम चल जाएगा कि आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम ने काम किया है तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव आएगी। एंड वी ऑलरेडी नो दैट ईएमएफ जो होता है, इफ इट इज पॉजिटिव ओनली देन योर सेल इज वर्किंग। ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स एनर्जी। हमने देखा कि गिब्स एनर्जी कम हो रही है, अब उसमें कितना वो है, मतलब कितनी उसमें चेंज आ रही है। जितनी ये सेल तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू योर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। डेल्टा जी उसके बराबर हो जाएगी। अब बात यह है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है बेटा चार्ज पास्ट, या चार्ज बेटर आप वर्ड लिख लो ट्रांसफर्ड, ऐसे लिख लो, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन द सेल नेचुरली इनटू ईएमएफ। ये फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किसके बराबर होता है, सेल में टोटल चार्ज जितना ट्रांसफर हुआ है प्लस जितनी उसकी नेट ईएमएफ है, पोटेंशियल है जितना। अब चार्ज ट्रांसफर किसके बराबर है, यहाँ पे थोड़ा समझा रही हूँ, देखना। इतनी डिटेल फिर बता रही हूँ मैं, नीट जेई के लिए करा देती हूँ, अदरवाइज बोर्ड के लिए तो एक फॉर्मूला है, एंड में बनेगा डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यही काफ़ी है सिर्फ बोर्ड के लिए। तो ये कहानी क्यों बता रही हूँ, अगेन फॉर डिटेल, समझ में आता है तो ठीक है, जो बच्चों को अकेला बोर्ड करना है उनके लिए ये सफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस क्या है, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। अब देखो, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मैग्नीट्यूड पता है ना कितने कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन ले लिए हम इकट्ठे, एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ले लें, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर दें, उन पे टोटल चार्ज कितना होगा, एक पे जितना चार्ज है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इनटू, ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा इतना आता है, इतने कूलम। मैं साइन नहीं ले रही, मैग्नीट्यूड बता रही हूँ, जिसको तुम 1 फैराडे बोलते हो। हमने लास्ट इक्वेशन में भी फैराडे यूज किया था ना, फिर मैंने उसकी वैल्यू पुट करी थी। एक्चुअली 1 फैराडे होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉनों पे इतना चार्ज होता है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रांसफर हुए हैं, तो उन पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन विल बी n फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराडे है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया n फैराडे। तो टोटल चार्ज सेल से कितना ट्रांसफर हुआ, n फैराडे। ईएमएफ कितनी है, ई लेते हैं हम उसे, तो बन गया ये। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारे सेल ने कितनी प्रोड्यूस की, एन एफ ई। एन क्या है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, जैसे इसमें हमने लिखा था तो n1 आया था। एफ फैराडे कांस्टेंट है, ई ईएमएफ है। अब ये बराबर किसके होती है, गिब्स एनर्जी, और गिब्स एनर्जी नेगेटिव है, तो ये बन गया फॉर्मूला।
ठीक है, डेल्टा जी क्या है लिख लेना, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, मैं नोट्स भेज दूंगी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, ई क्या है, ईएमएफ। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो ये सारा कुछ हम स्टैंडर्ड लिख देंगे, ई नॉट आ जाएगा, ई सेल लिख लो यहाँ पे ई नॉट सेल। समझ में आ गई बात? तो रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल इस हेडिंग के अंडर भी ये आ सकता है, या थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल, ये कहानी है। नेट शेल में हम देख लें तो क्या है कि सिस्टम है, कोई सेल था हमारे पास, उसने कितना काम किया, जितनी उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की वही उसकी फ्री एनर्जी में चेंज है। फ्री एनर्जी नेगेटिव आएगी क्योंकि सिस्टम ने काम किया है। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की, एनएफ ई नॉट सेल डेल्टा जी नॉट के बराबर आ गई। माइनस बेटा ये देखो मैंने अभी बताया था ना, डेल्टा जी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है डेल्टा जी? क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। जब भी सिस्टम काम करता है डेल्टा जी नेगेटिव होती है। आई बात समझ में? इसीलिए आया नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला अब कैसे अप्लाई होगा, लेट अस प्रैक्टिस ऑन न्यूमेरिकल, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। So this is your NCERT problem number 3.6 in text question है। A cell reaction is given. ये सेल रिएक्शन दे रखा है एंड लिखा है इट हैज ई नॉट सेल, इसका ई नॉट सेल 0.236 वोल्ट है। ठीक है, ये सारा दिया है और क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, calculate standard Gibbs energy and equilibrium constant of cell reaction। ये क्वेश्चन है, कर सकते हो, ट्राई करो जरा 1 मिनट। क्या क्या पूछा है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मतलब डेल्टा जी नॉट पूछा, और क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पूछा। पिछले लेक्चर में केसी और सेल पोटेंशियल का एक रिलेशनशिप ड्राइव भी कराया था, समझाया भी था। ई नॉट सेल इज 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी, याद है ये? पहला केसी निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल तो दे ही रखा है, इसमें कोई पंगा ही नहीं है। निखिलेश एन की कितनी वैल्यू होगी? हाँ जी निखिलेश, एन की वैल्यू बेटा कितनी होगी? कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है? 1 मिनट, सॉरी ये गलत लिखा गया मेरे से, इट इज 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है ये। देखो दिखना आता है ना आपको, 3 प्लस से जब 2 प्लस में जाएगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, बट ये 2 है बैलेंस्ड में, तो नेट इलेक्ट्रॉन चेंज 2 है। आगे बात समझ में? इससे भी देख सकते हो, आयोडीन से भी देख सकते हो। माइनस आई से जब आई में जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इधर 2 है इधर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल, लॉग केसी। अब कैलकुलेशन कर लेना भाई खुद, लॉग केसी निकाल लो, पॉजिटिव है ये तो नॉर्मल जैसे सिखाया था, फिर केसी करना है उसका एंटी लॉग देखना, जैसे मैंने जो ट्रिक सिखाई है वो यूज करके निकाल के देखना कि आप लोग अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल पा रहे हो। फाइन, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब इसका अगला पार्ट, अभी हमने सीखा गिब्स फ्री एनर्जी निकालना, उसका तो सीधा ही फॉर्मूला है, कुछ है ही नहीं कहानी। डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। -2 n2 है, एफ दी वैल्यू बेटा याद रखनी है, ई नॉट सेल दिता हुआ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लियो, जिन्ना भी आंसर आऊगा जूल च आऊगा। क्यों? गिब्स फ्री एनर्जी है ये,
तो ये कूलम होता है, ये वोल्ट है। कूलम वोल्ट आपने पढ़ा ही होगा, जूल के बराबर होते हैं एनर्जी के, बट माइनस साइन लगाना है और जूल लगाना है, और इफ यू वांट आप किलो जूल में भी चेंज करके आंसर बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको 2 पार्ट्स दिए थे क्वेश्चन के, वो किए हैं तो भूल ही गए होंगे, मैम टेस्ट था, तैयारी कर रहे थे, है ना। अब इलेक्ट्रो पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अपने जो पिछला होमवर्क था, मुझे पता है अभी तक तुम लोगों ने नहीं किया होगा, वो कवर कर लेना। आज मंडे है, मैं स्टार्टिंग में ही आपको टेस्ट का सिलेबस बता दिया मैंने, और सॉल्यूशन चैप्टर में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी सारी, प्लस वेंट ऑफ वेक्टर, उसको रिवाइज कर लेना अपना। एक तो पिछले वाला बेटा होमवर्क है, एक बाकी तो बहुत आसान सा है, एक एग्जाम्पल है सॉल्व 3.3 एनसीईआरटी की पेज नंबर 74 पे, वो करनी है। एक और लिख लो, एक कर लेना तुम लोग, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसी के रिलेटेड है 3.4, ठीक है। और इसने ना वही देखो एनसीईआरटी में पोटेंशियल नहीं दे रखी होती, दे एक्सपेक्ट कि तुम लोग टेबल से देख लो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेंशियल दी है तो वहां से देख के पोटेंशियल यूज कर लेना, बाकी कुछ मत देखना। एक तुम कर लेना 3.6 बैक एक्सरसाइज का ही, तो बेसिकली फ्रॉम 3.1 से लेके 3.6 तक सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो ये तुम्हारा एक मेजर टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खत्म हो गया है। अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही, ठीक है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जस्ट गिव मी अ मिनट। देखना तुमको दिख गया, ये क्वेश्चन वाला पेज दिख रहा है? यस मैम। एक अच्छा क्वेश्चन मिला है मुझे, क्वेश्चन नंबर 9, इसको थोड़ा कम कर दे। हाँ, ये देखो एडवांस में आया हुआ है, बट है बड़ा आसान। करो जरा अपनी कॉपीज पे फटाफट, देखो कर पा रहे हो? तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हम तो इजीली कर पा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। देखो जो ज्यादा एडवांस में आया हुआ है। सभी लोग ट्राई करो, आसान है, कुछ नहीं है। कोई आंसर बोलेगा नहीं, चैट में लिख के देना मुझे। देखो एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, और ये ई सेल है, और उसने बोला इसको, उसने मान लिया 10⁻⁻x। बाकी आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है m की, और ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमको मालूम ही है कि हम 0.0591 लेके चलते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। या एक काम करो, इसकी पिक खींच लो, खुद से सॉल्व करना, इतना पढ़ाने के बाद आपको ये इतना तो आना चाहिए। नास का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, हिंट दे दिया मैंने। इसकी पिक खींच लो या कॉपी पे लिख लो, फिर मुझे सॉल्व करके भेजना, ठीक है। अभी टाइम नहीं वेस्ट करते, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जल्दी करो, फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगी, या तो बंद होने वाली है। फ्यूज सेम ही आईडी है, ठीक है। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'm going to end it and start the new meeting.
तो हमारा बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो अभी हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका हेडिंग है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट रिलेटेड विद योर फिजिक्स टॉपिक। थोड़ा रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, वो जो तुम ओम वगैरह यूनिट पढ़ते हो वो देखेंगे। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे। तो हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी देखा था, सब्सटेंसेस हमने देखा था कि 3 टाइप्स के हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो अभी हम सेमीकंडक्टर्स के साथ ही डील कर रहे। तो हम सब्सटेंसेस को कंडक्टिविटी के हिसाब से, एक तो कंडक्टर्स हैं, दूसरे इंसुलेटर्स हैं। कॉपी पे नोट्स बना लिया करो साथ साथ। तो कंडक्टर्स कौन होते हैं? विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। लिख लेना ये लाइन, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, वो कंडक्टर्स हैं। एंड इंसुलेटर्स विच डू नॉट अलाउ। ठीक है, तो कंडक्टर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के कंडक्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स मतलब मेटल्स की बात कर रहा है। एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स नाम कहाँ से आया? क्योंकि मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के कारण करते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोल दिया हमने। एंड मोर ओवर दे डू नॉट डीकम्पोज। अब मेटल है, कॉपर की वायर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो कॉपर डीकम्पोज थोड़ी हो रहा है। दे डू नॉट डीकम्पोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, हमको मालूम है ये बात। एंड उनमें जो कंडक्टेंस होती है वो किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कौन से? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा है। जैसे तुम लोगों जानते हो मोल्टन NaCl हो गया या एक्वस NaCl हो गया, वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं। पहले हम लिख लें फिर डिवीजन देखेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स एंड मोर ओवर दे डीकम्पोज। अब सॉलिड NaCl से तो पास नहीं होती, मोल्टन NaCl से पास होती है, और वो अपने आयंस में डीकम्पोज करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, जो डीकम्पोज कर जाते हैं ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी वो होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। एंड उनमें जो कंडक्टेंस है वो किसके कारण है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को हम कॉमनली इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। वो आगे 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ऑल दिस यू ऑलरेडी नो, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है आपने, जस्ट रिवाइज ही करा रही। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो पूरी तरह डीकम्पोज कर जाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, HCl है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, या सॉल्ट हो गए तुम्हारे, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? विच डिसोशिएट कंप्लीटली। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। वीक एसिड हो गए, एसिटिक एसिड है ना, वीक बेस हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये तो बेसिक सी चीजें हैं। अब हम आगे देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग। हमने पढ़ना क्या है? हेडिंग क्या लिखी है हमने? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस के बारे में हम डील करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे रेजिस्टेंस होती है, उनके रेजिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं, है ना, और उनकी कंडक्टेंस कैसे मेजर करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उनमें कैसे देखते हैं, ऑल दैट। सो फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को इफेक्ट कर सकते हैं? तो पहला तो नेचर ही आ गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कैसी है? नेचर का मतलब वही कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या वीक है।
स्ट्रॉन्ग होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, वीक होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, सिंपल। सेकंड जो फैक्टर होता है जो उनकी कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है दैट इज साइज ऑफ आयंस। अब साइज ऑफ आयन कैसे, आयन छोटे हैं, जैसे जो कोई पतला बंदा है वो फटाफट भागता है ना इधर उधर, मोटे बंदे से हिला नहीं जाता, वही है साइज ऑफ आयन। जितना साइज कम, लेसर द साइज ऑफ आयन नेचुरली। आयन क्यों लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आई एम डीलिंग विद इलेक्ट्रोलाइट्स। लेसर द साइज ऑफ आयन, मोर द कंडक्टेंस। अब जस्ट वेट अ मिनट, इसमें एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं वो आपको देती हूँ, मैं निकाल लूँ। साइज ऑफ आयन के रिलेटेड सपोज एक क्वेश्चन बना के मैंने रखा था, इसको देखना। मान लो वो तुमको दे दे NaCl है, KCl है, रुबीडियम क्लोराइड है एंड सीजियम क्लोराइड है, ये सारे हैं और ये सारे लिक्विड है। लिक्विड मतलब पानी नहीं है इनमें, मोल्टन जिसे बोलते हो। और वो तुमको सपोज तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, कंडक्टेंस का। अब ये सारे अल्कली मेटल्स हैं, पता ही होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना, फ्रेंशियम तो हम लेते नहीं। तो ये दिया हुआ है, नीचे को जाते हुए साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीजेस। साइज बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगी, साइज बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगी। तो सबसे कम सीजियम की, उससे ज़्यादा रुबीडियम क्लोराइड की, उससे ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड की, उससे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की। ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है साइज के मैम बेस। यस मैम, क्योंकि मैम यहाँ पे जो साइज कम होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, हाइड्रेशन तो तो वो हाइड्रोजन मैम तो हाइड्रेशन वाटर को ज्यादा अपने पास रखते तो उसका साइज बड़ा हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में। NaCl का सबसे बड़ा साइज होगा, सीजियम का सबसे छोटा साइज होता है एक्वस सोल्यूशन में। तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैंने एक्वस बोला है, मैंने शुरू में क्या बोला था। लिक्विड अलग होते हैं, लिक्विड और एक्वस। हाँ, लिक्विड का मतलब है विदाउट वाटर, मोल्टन है, उसमें पानी है नहीं, पानी में ऑपोजिट हो जाता है ऑर्डर। समझ में आई ठीक है बात। लिक्विड का ठीक है मतलब है मैम। कि हाइड्रेशन नहीं हुई हुई उसकी, हाइड्रेशन से तो नेचुरली चेंज आएगी आएगी, ठीक है। ठीक है तो वो मैम। लिख के देगा तुमको एक्वस, तब तुम्हारे वाला कंसेप्ट लगेगा। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। उसकी नेचर कर सकती है, स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा होगी, जो डिस्कशन हुआ है। दूसरा साइज, जितना उसका साइज छोटा उतनी उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा। और फैक्टर क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। टेम्परेचर बेटा जितना ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोलाइट्स की, याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस उतनी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनको एनर्जी मिलेगी, तो वो ज़्यादा डिसोशिएट होंगे, ज़्यादा आयंस बनेंगे, तो ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। इसमें एक बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैं जो, मतलब मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टेंस होती है डिक्रीज करती है टेम्परेचर से। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डिक्रीज विद, ऐसे लिख लो, इंक्रीज इन टेम्परेचर, उल्टा। जो इलेक्ट्रोलाइट है, जब भी मैं इलेक्ट्रोलाइट बोलूँगी माइंड में जैसे सिंपलेस्ट मोल्टन NaCl आ जाए, ठीक है। एक्वस भी आ जाएगा बीच में, मतलब इलेक्ट्रोलाइट वर्ड में तो दोनों आ जाते हैं। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इनकी डिसोसिएशन बढ़ती है, याद रखना, आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ती है। बट जो तुम्हारे मेटल्स है ना बेटा, मैंने तुमको याद होगा हमने भाई सॉलिड स्टेट चैप्टर में एक कर्नल मॉडल बताया था कि ये पॉजिटिव कर्नल है, फिर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव कर्नल है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जिसे बोलते हैं। तो मेटल्स के केस में क्या होता है, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, ये पॉजिटिव वाला पार्ट वाइब्रेट करने लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हिंड्रेंस होती है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से जो मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, उनकी कंडक्टेंस कम होती है। ये थोड़ा माइंड में रखना, चीज़ ध्यान देना इसको। तो ये कुछ जर्नल सी बातें थी। बाकी और फैक्टर्स भी आ सकते हैं, जैसे विस्कोसिटी हो गई,
है ना। विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आयंस कम मूव करेंगे। सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर सकता है, पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जैसे वाटर में वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा आयंस बनेंगे, वो सारे फैक्टर्स आते हैं। अब हम थोड़ी सी चीज़ें वही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस से मैं शुरू कर रही हूँ। ये सारा टॉपिक उसी हेडिंग के रिलेटेड आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अब हमने डील करना है, उनकी कंडक्टेंस डिटेल में पढ़नी है। तो सबसे पहले हमको जर्नल सीखना है रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस का तुमको पता ही है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कोई ना कोई हिंड्रेंस प्रोवाइड कराता है। तुम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करते हो तो उसको हिंड्रेंस मिलती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है वही बात है, टू द एंड्स ऑफ कंडक्टर if we apply excuse me voltage V and pass current I through it, मैं पूरा नहीं लिख रही, तुमको आता है ऑलरेडी, तो हम कैसे दिखाते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, V अपॉन आई। V क्या है, वोल्टेज अपॉन करंट। ये मैं तुमको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे तुमको इसके यूनिट्स के बारे में थोड़ा बताना है, इसीलिए मैंने ये लिखा है। रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, हिंड्रेंस है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अब तक हम मेटल पढ़ते आ रहे हैं, है ना, वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कोई ना कोई रेजिस्टेंस डेफिनेटली वो भी देते हैं। तो उसको हम दिखाते कैसे हैं, वोल्टेज बाय करंट। अब यूनिट का तुमको पता है कि रेजिस्टेंस के यूनिट हम ओम्स लिखते हैं, ओम लिखते हैं, ठीक है। तो होता क्या, कई बार ऐसा यूनिट आ जाता है, तो वो सीख लो कैसे ड्राइव करना है। वो फॉर्मूला उसमें ये लगेगा, वोल्टेज बाय करंट। तो पढ़ रखा होगा तुमने, वोल्टेज क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पता है ये वोल्टेज लिख लिया मैंने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन करंट। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम इनटू करंट। अच्छा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीधा लिख रही हूँ मैं। लेंथ का मीटर, करंट का एम्पियर, सेकंड का ऐसे लिख लिया, फिर एक एम्पियर। तो ये बन गया किलोग्राम मीटर रेज टू पावर 2 सेकेंड रेज टू पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा, एम्पियर रेज टू पावर -2। ये समझ में आ गया, ये ऐसा यूनिट्स हैं, कई बार आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने तुमको ये बता दिया कैसे ड्राइव हुए। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने ड्राइव किया वैसे कर लेना, ठीक है। तो एक ओम yes, एक इसके बराबर होता है, ये चीज है। ये तो हुई रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस, वो देख लेते हैं। सेकंड, ये बिल्कुल बच्चों जैसी चीजें हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बट अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना, फिर न्यूमेरिकल फटाफट निकलते हैं। कंडक्टेंस बेटा जी से डिनोट करते हैं हम। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की है हिंड्रेंस जिन्नी हुई, कंडक्टेंस ਉਹਦਾ ऑपोजिट हो जाऊगा नेचुरली 1/r, ठीक है। ਤੇ यूनिट की ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ, रेजिस्टेंस ਦੇ यूनिट ने ओम्स, ਤਾਂ कंडक्टेंस ਦੇ यूनिट्स हो गए ओम इनवर्स। ओम इनवर्स जिसको तुम साइमंस भी बोलते हो और मोहोस भी बोलते हैं, ओम इनवर्स, साइमंस या मोहोस, सिंपल, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ना है रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल में ये ऑल्टरनेटिवली वर्ड यूज कर लेते हैं, कई बार वो रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यही छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो वो कुछ और ही निकाल के आ जाते हैं, सेम ही चीज है, ठीक है। अब तुमको पता होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। पता है ना ये बातें तो ऑलरेडी। resistance of a substance is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to A for cross section area. क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो ना? जैसे सपोज ये कोई चौक है, मान लो ना, इसको मैं बीच में से ऐसे काट दूं, या ये वाला एरिया जो उसका आएगा उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो रो लगा दिया। ये जो रो होता है वो होती है रेजिस्टिविटी, रो से इसको बोलते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड जो L/A होता है उसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। L/A की जो रेशियो है उसको सेल कांस्टेंट, और कई बार उसको G* से लिखा जाता है। G* दिया होता है कई बार डायरेक्टली, तो मतलब सेल कांस्टेंट दिया। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसमें बताना चाहिए R क्या है रेजिस्टेंस, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, रो क्या है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब सपोज करो तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ठीक है, 1 पुट कर दिया मैंने, तो जस्ट डिफाइन करने का तरीका है। तो मेरा रो किसके इक्वल आ गया, R के। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, रो क्या था रेजिस्टिविटी, resistivity or specific resistance of a conductor is defined as resistance of the conductor when length of the conductor is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. That is total volume कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब। दोबारा बोल देती हूँ एक बार, SI में लेना है तो 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, वो कोई बात नहीं है, जस्ट मतलब एक रिलेटिव रेशियो चीज से हम डिफाइन कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, ये कहानी थी। कैसे आई, हमको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये इक्वल हो गया इसके, रो क्या है रेजिस्टिविटी। अब मैंने लेंथ 1 सेंटीमीटर रख ली कंडक्टर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मुझे पता चला रो इज इक्वल टू R। So how I can define resistivity? I will define resistivity of a conductor is defined as resistance when length of the conductor is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. That is conductor मेरे पास 1 centimeter cube का है, या SI में लेना तो 1 मीटर क्यूब का। ठीक, अब यूनिट्स पे आ जाते हैं। अब मैं मान के चल रही हूँ तुमको समझ में आ रहा है, पूछ लेना, दोबारा याद करा रही हूँ। यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होंगे पता ही है तुमको, इसको एक साइड रख लो, यूनिट निकालने हैं। रेजिस्टेंस के ओम्स, मीटर में भी ले सकते हो, जिस मर्जी में ले लो, मैं जस्ट समझा रही हूँ। तो रेजिस्टिविटी के क्या यूनिट आए, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। SI में क्या आ जाएंगे, ओम मीटर। बाकी मान लो पूछ ले 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होती है हमको पता है, उसका SI यूनिट सीखा हमने। फिर हमने कंडक्टेंस सीखा, जस्ट उसका इन्वर्स है। फिर हमने रेजिस्टिविटी या जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं वो क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करना है, उसके यूनिट्स क्या है। तो एक और फटाफट कर लेते हैं, दैट इज ऐसे 6 हैं टोटल, 6 टर्म्स हैं, 3 मैंने सिखा दी, 3 और बची हैं। आज हम एक और करेंगे, लास्ट 2 कल कराऊंगी। कंडक्टिविटी, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको हम कैपा से डिनोट करते हैं, ये के नहीं है, इसको ऐसे से लिखते हैं, ऐसे से कैपा बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी,
इट इज इनवर्स ऑफ रो। रो क्या था? रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस को ऑपोजिट क्या है? कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी को ऑपोजिट क्या है? कंडक्टिविटी। तो कैपा को मैं कैसे लिखूंगी? 1/रो। ठीक, अब सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं। तुमको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। पढ़ के आया ना पीछे आपा? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस, अच्छा ये भी पढ़ाया था, कंडक्टेंस इज 1/रो, है ना, सॉरी 1/ रेजिस्टेंस। तो मैं रेजिस्टेंस को 1/ कंडक्टेंस लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और रो को क्या लिख सकते हैं हम? 1/ कैपा। हमने अभी सीखा कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी को अपोजिट है, तो रेजिस्टिविटी की बजाय मैंने 1/ कंडक्टिविटी लिख दिया। तो मेरा फॉर्मूला आ गया कैपा इज इक्वल टू GL/A। कैपा क्या है? कैपा है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जी क्या है? कंडक्टेंस। L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टिविटी को डिफाइन करना कैसे करोगे? मान लो मैं लेंथ वही 1 सेंटीमीटर ले लूँ, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूँ, तो मेरी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगी। कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब का होना चाहिए। SI में लोगे तो 1 मीटर क्यूब का। समझ में आ गया? आसान है। अब यूनिट्स निकालो, कैपा के यूनिट्स निकालो। जी के यूनिट क्या होते हैं? ओम इनवर्स। कंडक्टेंस के यूनिट क्या थे? रेजिस्टेंस के ऑपोजिट भूल जाओ तो, और ये सेंटीमीटर, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया ये। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा ओम इनवर्स क्या होता है? साइमन। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। SI में लेना है तो मीटर इनवर्स आ जाएगा। तो एक बार जस्ट सम अप कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस, फिर रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इनके यूनिट्स ओम, ओम इनवर्स, ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी, इतना पढ़ लेना, मैं नोट्स भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी। ओके बेटा, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। तो कल मिलते हैं। गुड नाइट। ओके।